ड्रामे की शुरुआत में हम एनी को देखते हैं जहाँ लीफेंग के दादाजी उन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए अपने पोते लीफेंग से कहते हैं कि एनी एक बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसने मेरी जान बचाई है और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इससे अच्छी वाइफ कहीं मिल सकती, इसीलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसके साथ में रहना। क्योंकि एनी की दूर की नजर कमजोर थी, इसीलिए वो अपने पति को अच्छे से देख तक नहीं पाती है। तभी लीफेंग अपने दादाजी से कहने लग जाता है कि हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, जिस पर एनी कहती कि दादाजी अब आप जल्दी से जा करके अपनी बीमारी का इलाज करवा करके जल्दी से ठीक होकर के वापस आ जाइए। तो दादाजी कहते हैं कि ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। इतना कह करके वो वहाँ से लीफेंग के साथ चले जाते हैं। अब धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है जहाँ एनी अपनी आंखों के ट्रीटमेंट के साथ में बहुत मेहनत करती है और साथ ही खुद को इनहेंस भी करने लगती है। और देखते ही देखते 2 साल का समय बीत जाता है जहाँ उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है, जहाँ वो अपनी कंपनी की कुछ फाइल्स लेकर के जा रही होती है, पर वो गलती से अपनी टीम लीडर लिन से टकरा जाती है, जिस पर लिन भड़क जाती है और कहती कि लगता है कि तुम अंधी हो गई हो। हमारी कंपनी के सीईओ आने वाले हैं जिनके लिए मैं मेकअप कर रही थी, पर तुमने जानबूझ करके मेरा मेकअप खराब कर दिया ना, ताकि मैं सुंदर न लग सकूं। जिस पर एनी कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो ये फाइल्स लेकर के मैनेजर यू को देने जा रही थी और गलती से आपसे टकरा गई। तो लिन कहती कि वो सब छोड़ो, चल करके हमारे सीईओ का वेलकम करो। जिस पर वो उसके साथ में बाहर चली जाती है, पर वो बाहर जाकर के मैनेजर को वो फाइल्स देने लगती है, जिस पर मैनेजर कहता है कि लगता है कि तुम्हारी बुद्धि मोटी होती जा रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि बॉस आने वाले हैं, जल्दी से इन फाइल्स को कहीं साइड रखो। तभी वहाँ पर लीफेंग की एंट्री होती है, जिसे देख करके एनी बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती है, क्योंकि उस टाइम वो लीफेंग को देख ही नहीं पाई थी और जिस हालत में लीफेंग ने उसे देखा था वो भी उसे नहीं पहचान पा रहा था। पर वो एनी को बहुत गौर से देखने लगता है और वो उसके पास जाकर के उससे पूछता है कि क्या हम पहले भी कभी मिले हैं। तो एनी कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भला हम पहले कैसे मिल सकते हैं। जिस पर लीफेंग उससे कहता है कि माफ करना। इतना कहकर के वो वहाँ से अंदर चला जाता है। पर ये सब देख करके लिन सोचने लग जाती है कि बॉस ने तो मेरी तरफ एक भी बार नहीं देखा, पर वो एनी के पास जरूर चले गए और इसी जलन में वो एनी से कहने लग जाती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उनके सामने खड़े होने की। एक तो तुम कद्दू जैसी दिखती हो, ऊपर से खुद को विश्व सुंदरी समझती हो, पर एक बात याद रखना कि तुम इस कंपनी की सबसे निचले स्तर की कर्मचारी हो, इसलिए बॉस के आगे पीछे घूमने की हिम्मत भी मत करना। तो एनी कहती कि चिंता मत करो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। तो लिन कहती कि तुम इस लायक भी नहीं हो, वैसे भी तुमने छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें यहाँ पर जॉब किसने दे दी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। ये बात एनी को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, पर वो सोचती कि दुनिया चाहे जो भी कुछ कहे, मुझे अपना काम करना चाहिए। इधर लीफेंग मैनेजर से पूछता है कि वो लड़की कौन थी, तो मैनेजर कहता है कि उसका नाम एनी है। एनी नाम सुनकर के वो शॉक्ड हो जाता है और उसे अपनी अगली सी वाइफ याद आने लगती है। तो मैनेजर उससे पूछता है कि पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती है, पर उसका कई लड़कों के साथ में चक्कर है और उसकी शादी भी हो चुकी है, पर उसका पति उसे छोड़ करके भाग गया जिसका कोई भी अता पता नहीं है। जिस पर लीफेंग कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास में बहुत ही ज्यादा टाइम है, इसलिए तुम यहाँ पर खड़े होकर के इस टाइप की बकवास मुझे सुना रहे हो। जिस पर मैनेजर उससे माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ पर लिन कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स लेकर के आती है और लीफेंग को दे देती है, जिसे देख करके लीफेंग पूछता है कि क्या तुमने इतने अच्छे से इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो लिन कहती कि हाँ मैंने किया है। जिस पर मैनेजर उसे बताता है कि बॉस ये मेरी भतीजी है, ये न केवल सुंदर है बल्कि बहुत ही ज्यादा होनहार है। तभी लिन उसके करीब जाकर के उसे टच करने लगती है। तभी लीफेंग उन पेपर्स पर एनी के सिग्नेचर्स देखता है और उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने इसे अरेंज किया है, पर इस पे एनी के सिग्नेचर्स क्यों है। इतना कहकर के वो एनी को बुलाने के लिए कहता है, जिस पर एनी भागती हुई अंदर आती है। तो लीफेंग उससे पूछता है कि क्या इन फाइल्स को तुमने अरेंज किया था। तो एनी बताती कि हाँ मैंने किया था। जिस पर फेंग उससे कहता है कि आज से तुम मेरी असिस्टेंट रहोगी। ये सुनकर के एनी शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती कि पर मुझे यहाँ पर ज्वाइन किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और ना ही मेरे पास में ज्यादा एक्सपीरियंस है और ना ही कोई हाई लेवल की डिग्री है। तो लीफेंग कहता है कि भले तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस और डिग्री नहीं है, फिर भी तुम्हारे वर्क स्किल्स बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। मुझे लगता है कि तुम ये कर सकती हो। जिस पर एनी उसे थैंक यू करती है और उससे कहती कि मैं पूरी कोशिश करूंगी इस काम को अच्छे से करने की। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी लीफेंग के पास में दादाजी की कॉल आती है और वो उससे कहते कि अब जब तुम चीन वापस लौट गए हो तो जल्दी से अपनी वाइफ से मिलकर के सारे मैटर्स क्लियर कर लो। मैंने तुम दोनों के मिलने का इंतजाम कर दिया है और मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस भेज रहा हूँ। तो लीफेंग कहता है कि ठीक है दादाजी, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। इधर एनी बैठ करके सोच रही होती कि पूरी 2 साल बीत चुकी है मेरी शादी के, पर अब तक मैंने अपने पति को नहीं देखा है। तभी उसके पास में दादाजी की कॉल आती है, जिसे देख करके वो काफी खुश हो जाती है और उनसे पूछती कि आप कैसे हैं। तो दादाजी कहते कि बेटा मैं अभी तक अब्रॉड में हूँ, पर मैंने अपने पोते को चीन वापस भेज दिया है और आज शाम को मैंने तुम दोनों के लिए टेबल भी बुक कर दिया है, तो जाकर के तुम उससे मिल लेना। ये सुनकर के तो एनी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। तभी वहाँ पर लिन आती है और एनी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सीईओ का असिस्टेंट बनना इतना आसान है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल वर्क है जिन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करके मुझे दे देना।
तो एनी कहती कि पर आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जिस पर लिन कहती कि लगता है कि तुम बॉस को नाराज करना चाहती हो और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो इस काम को जल्दी से कंप्लीट कर देना। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तो एनी सोचती कि मुझे पहले अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इतना कह करके वो अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर देती है। तभी उसके पास में उसकी दोस्त जिया का कॉल आता है और वो उससे कहती कि मैंने तुम्हारे लिए सुंदर से लड़के के साथ में डेट अरेंज किया है। ये सुनकर के एनी कहती कि मैं तो भूल ही गई थी कि आज मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। जिस पर जिया उससे पूछती है कहीं तुम्हारा बदमाश पति वापस तो नहीं आ गया है। तो एनी बताती है कि उसे हाँ वही वापस आया है। अब एनी दादाजी के बताए गए टेबल पर अपने हस्बैंड का बैठ करके वेट करने लगती है, जहाँ उसके साथ में जिया भी होती है। तो एनी उससे कहती कि देखो ना, दिन भर काम करके मेरा फेस कैसा हो गया है, मैं इसे भी ठीक करके आती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लिफेंग बुके लेकर के आता है और उस टेबल पर जिया को देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है जिसके साथ में जिया फ्लर्ट करने लगती है। ये देख करके तो लिफेंग का खून ही खोल जाता है और वो बुके फेंक करके वहाँ से जाने लगता है। तो जिया उसे रोक करके उससे पूछती कि तुम तो काफी हैंडसम दिख रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो लिफेंग उससे कहता है कि तुम्हारा वेट तो पहले से काफी कम हो गया है। तो जिया उससे पूछती है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं, लगता है कि तुम मेरे किसी एक्स बॉयफ्रेंड में से रह चुके हो, पर इतना सुंदर बॉयफ्रेंड तो मेरा कभी भी नहीं था। जिस पर लिफेंग कहता है कि तुम्हारे इतने अफेयर चल रहे थे क्या कि जो तुम मुझे देख करके कंफ्यूज हो गई हो। तो जिया कहती है कि लगता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तभी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर के तो लिफेंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जिस पर जिया कहती है कि ये सुंदर लड़कों के अंदर कितना एटीट्यूड होता है। तभी वहाँ पर एनी आती है और उससे पूछती है कि क्या वो अभी तक नहीं आए। जिस पर जिया उससे कहती है कि आखिर वो कैसा आदमी है जो तुम्हें 2 सालों से छोड़ करके पता नहीं कहाँ है और आज भी वो गायब है। क्या तुम्हें ये सब बात बुरी नहीं लगती है? एक बार वो मुझे बस मिल जाए, फिर मैं उससे इन सभी बातों का हिसाब लूंगी। जिस पर एनी उससे कहती कि हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी हो गए हो। तो जिया कहती कि तुम तो छुपी रहो, ज्यादा उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तो एनी कहती कि 2 साल पहले मैं उनके लायक नहीं थी, मैं बहुत ही ज्यादा मोटी और बदसूरत थी, मैं खुद को आईने तक में नहीं देख पाती थी। फिर भी उन्होंने मुझसे शादी की बिना किसी शिकायत के, वरना कोई भला मेरी जैसी लड़की से क्यों शादी करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और मन से बहुत सुंदर होंगे। जिस पर जिया कहती है खुद को बदसूरत कहना बंद करो, और वैसे भी वो सुंदर है भी या नहीं तुमने तो उसे देखा ही नहीं है। तो एनी कहती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो जैसी भी हो। तभी जिया के पास में एक कॉल आती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एनी अपने हस्बैंड का इंतजार करते करते बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और कहती है कि लगता है कि सच में वो मुझे पसंद नहीं करता है। तभी वहाँ पर लिफेंग आता है, पर एनी इतनी ज्यादा पी चुकी थी कि उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था और वो लिफेंग के पास जा करके उसे ये अपना हस्बैंड समझ करके किस कर देती है। जिस पर लिफेंग उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि ये तुमने क्या किया। तो एनी रोते हुए उससे कहने लग जाती कि आपने मुझे बहुत ही ज्यादा इंतजार करवाया है, क्या आपको पता भी है कि आपके जाने के बाद से दुनिया ने मुझे कितने ताने मारे हैं, जिसे मैं सुन सुन कर जीती आ रही थी। जिस पर लिफेंग कहता है कि लगता है कि इसने बहुत ही ज्यादा पी ली है, इसीलिए इसने मुझे कोई और समझ लिया है। इतना कह करके वो उसे अपने घर ले जाता है। अगली सुबह एनी की जब आँख खुलती है तो वो सोचती कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो कल होटल में थी, फिर ये कौन सी जगह है। और जब वो बाहर निकलती है तो लिफेंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, जिसे पी करके तुम्हारा हैंगओवर ठीक हो जाएगा। जिस पर एनी उसे बहुत गौर से देखते हुए उससे पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है। जिस पर लिफेंग उससे कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो या फिर मेरे साथ में नाटक कर रही हो। ये सुन करके एनी को अपनी कल रात वाली करतूतें याद आती है कि कैसे उसने लिफेंग को खूब परेशान किया था, और इस बात से वो काफी शर्मिंदा होकर के उससे कहती कि माफ करिए, कल मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, मेरा ये सब करने का कोई भी इरादा नहीं था। जिस पर लिफेंग कहता है कि एक तो कल रात तुमने मुझे किस कर लिया, ऊपर से तुम मुझे अभी सफाई दे रही हो, आगे से अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रखना क्योंकि मैं शादीशुदा इंसान हूँ। तो एनी उससे कहती कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरी आंखों की प्रॉब्लम की वजह से मैं दूर की चीजें नहीं देख पाती हूँ, और कल मैं नशे में भी थी इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं कसम खा करके कहती हूँ मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। तो लिफेंग कहता है कि ठीक है, अब चुपचाप से बैठ करके इस सूप को पी जाओ। जिस पर एनी बैठ जाती है। तभी उसके पास में दादाजी का मैसेज आता है जो कि उससे पूछती कि तुम्हारी मुलाकात कैसी रही। तो एनी उन्हें बताती कि वो तो वहाँ पर आए ही नहीं। जिस पर दादाजी कहते कि रुको, अभी मैं उस नालायक को सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद वो लिफेंग को मैसेज करती कि नालायक, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मेरी बहू को धोखा देने की। अगर तुमने उसे डिवोर्स देने के लिए धमकाया तो मैं तुम्हें पुराने घर में ले जाकर के हमारे सभी पूर्वजों के फोटो के सामने बिठा करके तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगी। ये सुन करके तो लिफेंग काफी डर जाता है और फौरन से उठ करके वहाँ से बाहर आकर के अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, अब वो लड़की पहले जैसी सीधी साधी नहीं रही, मैंने उसे कल रात किसी और लड़की के साथ में देखा था। वहीं पर लिफेंग की सारी बात एनी भी सुन लेती है, जहाँ उसके दादाजी उससे कहती कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, मेरी बहू कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जैसा कि तुम उसके बारे में बता रहे हो। और वो उसके बिना बात सुने फोन काट देते हैं। जिसके बाद लिफेंग एनी से पूछता है कि क्या मुझे उस लड़की को एक मौका देना चाहिए। तो एनी कहती कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जिस पर लिफेंग उससे कहता है कि तुमने तो अभी अभी मेरी सारी बात सुन ली ना। तो एनी कहती कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके और आपकी पत्नी के बीच में कोई गलतफहमी हो गई हो। तो लिफेंग कहता है कि ठीक है। इतना कह करके वो उसे एक कार्ड दे करके कहता है कि एक अच्छा सा गिफ्ट तुम पैक करवा लेना जो कि एक लड़की को पसंद आ सके। तभी
एनी के पास में दादाजी का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि बेटा मैंने उस बदमाश को सबक सिखा दिया है, अब वो तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो एनी कहती है कि दादाजी अब परेशान होना बंद करिए और आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। वैसे भी हमने एक दूसरे को 2 सालों से नहीं देखा है और मैं समझ सकती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करते होंगे। अगर वो मुझे तलाक देना चाहते तो मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर दादाजी कहते कि अगर उसने तुम्हें तलाक देने की सोचा भी तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, जिसके बाद वो सड़कों पर रहेगा और मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इधर बेचारा ली फेंग इन सभी बातों से अनजान बैठ करके ब्रेड खाया जा रहा होता है। तो एनी दादाजी से कहती कि ऐसा मजाक में भी मत करिएगा। इतना कह करके वो फोन रख देती है, जिसके बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एनी भी ऑफिस में पहुंच करके अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ पर लीन आकर के उसके सर पर पानी डालती हुई कहने लग जाती है कि तभी मैं सोचूं कि तुम्हारी जैसी लड़की प्रेसिडेंट की असिस्टेंट कैसे बन गई। अब हमें पता चला है कि तुमने उनके साथ में नाइट एक्सपेंड किया था। ये सुन करके तो वहाँ पर मौजूद सभी एम्प्लॉय कहने लग जाती कि हाँ मैंने भी सुना था कि पहले बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी, तभी तो इसका पति से छोड़ करके विदेश भाग गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा एक और भी रीजन रहा होगा। ये लड़की बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन और बेशर्म टाइप की है। जिस पर लिन कहती कि मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट की एक वाइफ भी है, भले ही तुम उनके बिस्तर पर चढ़ गई हो, पर जब उनका तुमसे मन भर जाएगा तो वो तुम्हें कचरे की तरफ फेंक देंगे। जिस पर एनी उससे कहती कि तुम कंपनी के रूल्स के खिलाफ जा करके इस तरीके की बात करके मेरे खिलाफ गलत अफवाह फैला रही हो, इस बात के लिए तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। जिस पर लिन उसे ली फेंग के साथ वाली फोटो दिखा करके कहती कि ये रहा सबूत, अब तुम क्या कहोगी? आखिर तुम उनके साथ में कल पूरी रात क्या कर रही थी? तुमने तो कल वाली ड्रेस तक पहन रखी है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है तो लड़कियां उसे एनी की फोटो दिखा करके बताती कि ये तो कल रात प्रेसिडेंट के साथ में सो करके आई है। ये सुन करके मैनेजर कहता है कि मैं मानता हूँ कि बॉस ने तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना लिया है, पर तुम कंपनी में अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। अब जल्दी से बताओ कि कल का तुमने काम कंप्लीट किया भी है या नहीं। तो एनी उसे बताती है कि मैंने तो कल ही अपना काम पूरा कर दिया था। तो मैनेजर उससे कहता है कि पर मैंने तो नहीं देखा और ना ही वो फाइल्स बॉस तक पहुंची। यहाँ पर जिया सोचती कि मैंने तो पहले ही इसके सारे काम को बर्बाद कर दिया था और वो उसे कहती कि इतना भी मत उड़ो, तुम नहीं जानती कि मेरे अंकल का बोर्ड के मेंबर्स के साथ में अच्छी जान पहचान है। इतना कहकर के वो उसे धक्का दे देती है, पर तब तक ली फेंग आकर के उसे पकड़ लेता है और सबसे कहता है कि यहाँ पर किस टाइप की धमकियां चल रही हैं। तो मैनेजर उसे बताता है कि ये तो बस छोटी मोटी एम्प्लॉयज की झगड़ा है, इन्हें मैं देख लूंगा। तो ली फेंग कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि लिन दूसरों के ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी होती जा रही है। ये सुनते ही लिन एनी के सामने माफी मांगने लगती है, जिस पर एनी उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि पहले तो तुम एक लड़की होकर के एक लड़की की इज्जत करना सीखो। दूसरा थप्पड़ मारते हुए वो उससे कहती है कि तुमने कंपनी के रूल्स तोड़ करके यहाँ का माहौल खराब कर दिया है। तो मैनेजर कहता है कि बस बहुत हुआ और अब जब तुमने उसे मार लिया है तो उसे माफ कर दो। और वो ली फेंग से कहता है कि मैं इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, प्लीज आप मेरे लिए इनको माफ कर दीजिए। तो ली फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इतने सालों से यहाँ पर रह करके क्या कर रहे थे। इतना कह करके वो उसे एक फाइल देता है जिसमें उसे किए गए सारे घोटालों के सबूत होते हैं, जो कि काफी टाइम से वो कंपनी में रह करके करता आ रहा था। ये सब देख करके मैनेजर घुटनों के बल बैठ करके ली फेंग के सामने माफी मांगने लगता है, पर ली फेंग उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। साथ ही वो लिन को अपनी कंपनी शेन ग्रुप के सारे ब्रांच से ब्लैकलिस्टेड करने के लिए कह करके उन दोनों को कंपनी से धक्के मार करके बाहर फेंकवा देता है। अगले दिन एनी ली फेंग के कहने पर एक लेडीज रिंग खरीदने के लिए चली जाती है। तो जिया उससे कहती है क्या तुम्हारा पति अरबपति बन गया है जो कि तुम इतना महंगा रिंग खरीदने के लिए यहाँ पर आ गई हो? तो लिन कहती है कि पागल लड़की है, तो मैं अपने बॉस की वाइफ के लिए खरीद रही हूँ और मुझे इतनी महंगी चीज खरीदनी नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ ले आई हूँ। तो जिया कहती कि तुम अपने बॉस को क्यों नहीं फंसा लेती हो? जिस पर एनी कहती कि तुम पागल हुई हो क्या, हम दोनों ही शादीशुदा है। तो जिया कहती कि तुम उस आदमी को भूल क्यों नहीं जाती हो? कोई अच्छा सा रिच आदमी ढूंढ लो जो कि तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर सके और तुम्हारे साथ में रह सके। तभी एनी के पास में दादाजी की कॉल आती है और वो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, तो वहाँ पर जाना मत भूलना। ये सुनकर के जिया उससे कहती कि अब तुम बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं जाओगी। तो एनी कहती कि मैं दादाजी की बात को नहीं काट सकती हूँ। जिस पर जिया कहती कि पर उस आदमी को तुमसे पहले माफी मांगनी पड़ेगी, तभी तुम मुझसे मिलने के लिए जाना। तो एनी कहती कि मेरे पास में उनका नंबर नहीं है। तो जिया कहती कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की, जो कि तुमने एक अनजान आदमी से शादी कर ली जिसके बारे में तुम जानती तक नहीं हो, तुम्हें उनका नाम पता भी है या नहीं? तो एनी उसे बताती कि मैरिज सर्टिफिकेट में उनका नाम चार्ल्स लिखा था। जिया कहती कि ठीक है, जाकर के तुम मिल लेना। तो एनी उससे कहती कि पर तुम इस बात से नाराज नहीं होगी? तो जिया उससे कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी ताकि वो आदमी तुम्हारे साथ में कुछ गड़बड़ ना कर पाए। तो एनी कहती है कि ठीक है। अब अगले दिन एनी उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ जिया उसे कॉल करके बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ में ले आई हूँ, प्लीज इस बात का बुरा मत मानना। तो एनी उससे कहती कि अब बस भी करो, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। तभी जिया देखती कि बहुत सारे गार्ड्स के साथ में ली फेंग अपनी कार से उतरता है, जिसे देख करके वो चौंक जाती है और वो एनी से कहती कि लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड आ गए, जल्दी से बाहर आओ। इधर ली फेंग भी पूरी तैयारी के साथ में आया होता है, जहाँ गार्ड्स उसे बताते कि बॉस हमने आप
आपके कहे अनुसार सारी चीजों का अच्छे से इंतजाम कर दिया है, यहाँ तक कि वो अपने साथ में शादी की रिंग भी लाया होता है। और वो बुके और रिंग लेकर के जैसे ही आगे बढ़ता है, उधर से एनी भागती हुई आती है और सीधा लीफेंग से टकरा जाती है, जिसकी वजह से लीफेंग के हाथ से सारा सामान गिर जाता है। पर लीफेंग एनी को पकड़ लेता है और उसे गिरने नहीं देता है। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख करके चौंक जाते हैं। लीफेंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो एनी उसे बताती है कि मैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई थी, पर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो लीफेंग उसे बताता है कि मेरी भी कुछ यही कहानी है। तभी वहाँ पर गार्ड आता है और लीफेंग से कहता है कि बॉस आप अंदर जाइए, मैं मैडम का यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। जिस पर वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ अंदर जाने के बाद में एनी अपनी नजर घुमा करके अपने पति को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसके हाथ पर रेड कलर की तिल थी, जैसा कि उसने पहली बार लीफेंग के हाथ पर देखा था। और वो लीफेंग से कहती कि वो रहे मेरे हस्बैंड। जिस पर लीफेंग सोचता है कि उस दिन इसी आदमी के चक्कर में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और ये आदमी वहाँ से गायब था। जिस पर वो एनी से कहता है कि वो आदमी तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है। पर एनी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि वो फौरन से उस आदमी के पास चली जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बदल जाएंगे। जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं तुमसे उम्र में कितना छोटा हूँ, तुम तो मुझे आंटी लग रही हो, मैं तो सिर्फ 35 साल का हूँ। ये सुन करके तो एनी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि मैं तो 35 साल की नहीं हूँ, मेरी एज तो अभी बहुत कम है। तो आदमी कहता है कि देखो मैंने तुमसे डेटिंग साइट पर बात की थी, इसलिए मैंने खुद को 10 साल छोटा बताया था। अगर मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या हो गया। यहाँ पर एनी समझ जाती है कि वो गलत आदमी के पास में चली गई है, इसीलिए वो उससे सॉरी कह करके वहाँ से जा ही रही होती है। पर वहाँ पर तब तक उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जिससे कि वो डेटिंग साइट पर बात करता था। और वो एनी से कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं झेंग परिवार की उत्तराधिकारी हूँ और तुमने मुझसे पंगा ले लिया है। जिस पर एनी उस आदमी से कहती है कि प्लीज अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात बताओ कि मैं गलती से यहाँ पर पहुंच गई थी। पर वो आदमी उल्टा एनी के ऊपर ही भड़क जाता है और उससे कहता है कि मैं इतना सुंदर हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर बहकाने के लिए जानबूझ करके चली आई थी। जिस पर एनी उससे कहती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं यहाँ पर गलती से पहुंच गई थी, फिर भी तुम ये उटपटांग बात क्यों कर रहे हो। ये सुनकर के वो लड़की भड़क जाती है और कहती है कि नाटक करना बंद करो। और वो अपने गार्ड से कहती है कि इसके कपड़े उतार करके इसे बाहर फेंक दो। उसकी बात मानकर ही गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, पर तब तक वहाँ पर लीफेंग आकर के उन गार्ड्स को उससे दूर करता है। अब लीफेंग को देख करके वो लड़की उल्टा ही उसके ऊपर फ्लैट हो जाती है और उससे कहती है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते हो, मेरे पास में अरबों की संपत्ति है। इतना कह करके वो लीफेंग को टच करने लगती है। जिस पर वो लड़का उससे कहता है कि पर तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी, फिर तुम किसी और को कैसे चूज कर सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुमने अपने आप को कभी देखा है, बिल्कुल कौवे जैसे लगते हो। इतने पर एनी उससे कहती कि देखो मेरे बॉस है, इसलिए उनसे तमीज से बात करो। तो वो लड़की कहती कि मुझे मत समझाओ कि कौन तुम्हारा बॉस है। इतना कह करके वो फिर से अपने गार्ड से कहती कि अब तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, इसे तुरंत बाहर फेंको। जिस पर लीफेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफी देरी से बर्दाश्त कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। ये सुनकर के वो लड़की हंसते हुए कहने लगती कि मजाक करना बंद भी कर दो, मुझे लगता है कि तुमने काफी ज्यादा टीवी सीरियल्स देख लिए इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये सुनकर के लीफेंग फौरन से अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि झेंग परिवार को पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर दो। इस बात पर भी वो लड़की शांत नहीं होती है और उलझुल बातें किए जा रही होती है। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हमारी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और सड़क पर आ गई है, और अभी अभी जिसके साथ में आप अभी बदतमीजी कर रही थी वो शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट है। ये सुनकर के वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और फौरन से ली के सामने घुटने टेक करके उससे माफी मांगने लगती है। जिस पर लीफेंग कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हें बैंकरप्ट किया है, उससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए अभी कभी मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। ये सुनकर के वो लड़की वहाँ से भाग खड़ी होती है। जिसके बाद वो एनी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, अगर ठीक हो तो मेरे साथ चलना चाहती हो या फिर यहीं पर खड़ी रहना चाहती हो। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर जिया पर पड़ती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में थी, और वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ की लाइफ में कोई और है, और इसी गुस्से में वो उस रिंग को वहीं पर फेंक करके वहाँ से चला जाता है। एनी जब उसके पीछे आती है तो वो उस रिंग को उठा करके सोचती कि इस रिंग को तो मैंने बॉस की वाइफ के लिए खरीदा था, पर उन्होंने इतने गुस्से में से यहाँ पर क्यों फेंक दिया। और वो उसके पीछे जाकर के उससे पूछती कि आपने इस रिंग को वहाँ पर क्यों फेंक दिया। जिस पर लीफेंग उसे अपने साथ पकड़ करके ले जाता है, जहाँ एनी उसे समझाती है कि हो सकता है कि ये रिंग आपकी वाइफ को पसंद ना आया हो, इसीलिए उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया हो। तो लीफेंग कहता है कि देखो ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसीलिए इससे तुम दूर रहो, और वैसे भी मेरी वाइफ की लाइफ में कोई और है जिससे वो बहुत प्यार करती है। मैंने अपने दादाजी के कहने पर उसे कई चांस दिए, पर मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है कि वो किसी और के साथ में अफेयर चलाए। तो एनी कहती कि लगता है कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी से दुखी हो चुके हैं। तो लीफेंग उससे पूछता है कि तुम भी तो शादीशुदा हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी दिल टूटा हुआ है। तो एनी उसे बताती है कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत पसंद करती हूँ, पर शायद वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैंने उनके लौटने तक के बीच में बहुत सारी नौकरियां की और मैंने खुद को बहुत सुधारने की कोशिश की। मैं हर रोज उबली हुई सब्जियां खाती थी ताकि मेरा वेट कम हो सके, ताकि मैं उन्हें थोड़ी सी पसंद आ सकूं। अभी एनी अपनी बात उसे बता ही रही होती है, तब तक लीफेंग कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देख करके एनी उसे पकड़ करके अपने साथ उसके घर ले जाती है, जहाँ उसे संभालने के चक्कर में खुद भी गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। पर तभी वो जैसे तैसे करके लीफेंग को उसके बेड तक ले जाती है और उसे लिटा देती है। तभी लीफेंग एनी को अपनी ओर खींच करके उसे किस
कर लेता है। इस बात पर एनी उसे खुद से दूर करती है और वो सोचती है कि लगता है कि बॉस ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, मुझे उनका नशा कम करने के लिए कुछ करना होगा। यही सोच कर वो वहाँ से जाती है, पर वो जैसे ही वापस लौट करके आती है, ली फेंग उसे कस के पकड़ लेता है और उसे कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे छोड़ करके कहीं भी मत जाओ। एनी सोचती है कि बॉस तो नशे में बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं और वो उसे समझाती है कि मैं आपको कहीं भी छोड़ करके नहीं जा रही हूँ, पर प्लीज मुझे आपका फेस पूछने दीजिए वरना आपका नशा नहीं उतरेगा। जिसके बाद वो ली फेंग के लिए सूप लेकर के आती है जिसे ली फेंग पीने लगता है, तो एनी वहाँ से जाने लगती है, पर ली फेंग उसे फिर से पकड़ लेता है। तो एनी सोचती है कि लगता है कि बॉस की वाइफ ने उनके साथ में बहुत ही ज्यादा गलत किया है, इसीलिए उन्होंने अपनी ऐसी हालत बना ली है। और यही सोच कर वो बहुत प्यार से ली फेंग को सुलाती है और वो वहीं पर रह जाती है। अगली सुबह ली फेंग की जब आंख खुलती है तो वो एनी के हाथ का चोट देख करके काफी परेशान हो जाता है और वो फौरन से उठ करके उसके हाथ में बहुत प्यार से मेडिसिन लगाने लगता है। ये देख करके एनी काफी खुश होकर के सोचने लगती है कि बॉस भले ही ऊपर से बहुत कड़क दिखते हैं पर वो अंदर से बहुत ही अच्छे इंसान है। ली फेंग उससे कहता है कि इस पर पानी मत डालना और अपना ख्याल रखना, तो एनी उसे इस बात के लिए धन्यवाद कहती है और वो उससे कहती है कि सच कहूँ तो हमारे बीच में कल रात कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनकर के ली फेंग उसे क्लोज जाकर के कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो, तो एनी कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। जिस पर फेंग उससे कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुमने असिस्टेंट होने का पहला एग्जाम पास कर लिया है। तभी एनी के पास में उसकी फैमिली की तरफ से कॉल आती है जहाँ उसे बताया जाता है कि कल तुम्हारी कजन सिस्टर की सगाई है तो कल आना मत भूल जाना। ये सुनकर कि एनी काफी परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि मेरी फैमिली में तो सबको ये बात पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, पर मैं अभी तक अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाई हूँ और अगर मैं वहाँ पर अकेली गई तो वहाँ पर मेरी बदनामी फैल जाएगी और लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे और सोचने लगेंगे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है। और यहाँ पर वो ली फेंग से मदद मांगती है, तो ली फेंग उससे कहता है कि भला मैं तुम्हारी इस मामले में क्या मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। अब एनी के पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए वो अकेले अपनी कजन सिस्टर की सगाई में चली जाती है, जहाँ उसकी कजन सिस्टर उसके हाथ से शगुन का लिफाफा लेती हुई कहती कि तुम मेरी सगाई में आ तो जरूर गई हो, पर क्या तुम्हारे पास में अच्छे कपड़े नहीं थे करके आने के लिए जो तुम इतना घटिया कपड़ा पहन करके मेरी सगाई में आ गई हो। जिस पर एनी कहती कि पर मैंने तो इसे पूरे 1000 युआन का खरीदा था और आमतौर पर मैं इसे पार्टीज में ही पहन करके जाती हूँ। जिस पर मिंग उससे कहती कि बस 1000 युआन का, मेरा कपड़ा तो 20,000 युआन का है, क्या तुम इतने सस्ते कपड़े पहनती हो। ये सुन करके तो एनी अपने मुंह पर हाथ रख करके हंसने लगती है और कहती कि बस 20,000 युआन का, मुझे तो लगा था कि तुम 2 लाख के कपड़े अपनी सगाई पर पहनने वाली हो। ये सब सुन करके मिंग का होने वाला हस्बैंड उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को पूरे 2 लाख रुपए दहेज में दिए थे और मैंने तुमसे मना किया था कि तुम अपने गरीब रिश्तेदारों को यहाँ पर मत बुलाना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और उन्हें यहाँ पर बुला करके मेरी इंसल्ट करवा रही हो। जिस पर मिंग उससे कहती कि अच्छा गुस्सा मत हुई, देखिए मेरी बहन ने एक लिफाफा दिया है, इसमें बहुत सारे पैसे होंगे और वैसे भी आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिसके बाद मिंग उससे पूछती कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ रह गया, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, फिर वो तुम्हारे साथ में क्यों नहीं आया। तो एनी कहती कि लगता है कि वो किसी जरूरी काम में फंस गए हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकी। तभी वहाँ पर उसकी आंटी आती है और एनी से कहती कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा पति कोई इतना अमीर आदमी होगा जिसे एंड मौके पर कोई जरूरी काम पड़ गया और वो तुम्हारी बहन की सगाई तो को अटेंड नहीं कर पा रहा है, ये तो गलत बात है। जिस पर मिंग कहती कि मैंने तो सुना है कि इसकी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं, पर ये तो 2 सालों से अकेली अपनी जिंदगी बिता रही है, पता नहीं इसका हस्बैंड कहाँ भाग गया। दूसरी तरफ हम ली फेंग को देखते हैं जो कि अपने सेकंड असिस्टेंट से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे एनी की मदद करनी चाहिए और मुझे उसके पति होने का नाटक करना चाहिए क्योंकि एनी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। तो असिस्टेंट कहता है कि पर बॉस ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा, इससे आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। तो ली फेंग कहता है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को समझ पाना तो काफी मुश्किल है। इधर एनी मिंग से कहती कि मेरे हस्बैंड कहीं भागे नहीं है, वो तो अपनी दादाजी के इलाज के लिए विदेश गए और अब वो वापस आ चुके हैं। तो मिंग कहती कि अगर वो वापस आ गया तो फिर वो तुम्हारे साथ में क्यों नहीं आया, वो कहाँ मर गया। जहाँ उसकी आंटी कहने लग जाती कि वो सब तो छोड़ो, मेरा दामाद तो इतना काबिल है कि वो शैंग ग्रुप जैसी कंपनी में टीम लीडर बनने वाला है जो कि टॉप कंपनियों में से आता है। यहाँ पर वो तीनों ही मिलकर के काफी ज्यादा फेंकने लगते हैं और उनकी बातें सुनकर के एनी को काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और एनी से कहता है कि सिस्टर आप तो शैंग ग्रुप में ही काम करती है ना, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपसे मिल चुका हूँ। ये सुनकर के मिंग उससे पूछती कि तुम किस पोस्ट पर शैंग ग्रुप में काम करती हो। तो एनी उसे बताती कि मैं तो एक छोटी सी असिस्टेंट हूँ। जिस पर मिंग का हस्बैंड कहता है कि लगता है कि किसी मैनेजर की असिस्टेंट होगी। तो एनी उसे बताती कि मैं तो मिस्टर ली फेंग की असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर के वहाँ पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जिस पर मिंग कहती कि तुम्हारे जैसी गंवार लड़की किसी भी तरीके से मिस्टर ली फेंग की असिस्टेंट बनने के लायक नहीं है, जिसका पति तक उसे छोड़ करके भाग गया है। तभी वहाँ पर ली फेंग आता है और कहता है कि किसने कहा कि एनी किसी लायक की नहीं है। ये देख करके मिंग उससे पूछती कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर ली फेंग एनी को जैकेट पहनाते हुए कहता है कि डार्लिंग तुम तो अपना जैकेट घर पर भूल आई थी, पर मुझे याद था कि तुम बिना जैकेट के ही चली आई हो और मुझे डर था कि तुम्हें कहीं ठंड न लग जाए, इसीलिए तुम्हारा पति तुम्हारे लिए
जैकेट लेकर के आ गया। ये सुनकर के तो एनी उसे शॉकिंग भरी निगाहों से देखने लगती है और सोचती कि लगता है कि बॉस मेरी मदद कर रहे हैं ताकि इन सभी का मुंह बंद हो जाए। ये सब देख करके मिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम दोनों रियल कपल हो, मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एनी ने इसे पैसों से हायर किया है ताकि इसके पति होने का नाटक कर सके। इस बात पर असिस्टेंट कहता है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम लोग जानते भी हो कि शेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट है। ये सुनकर के तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जहाँ मिंग का हस्बैंड कहता है कि क्या सच में ये शेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट है, तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ ये शेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ही है। तो मिंग कहती है कि मुझे इसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं है क्योंकि एनी ने मुझे बताया था कि उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई है जिनके दादाजी बीमार है। ये सुनकर के ली फेंग सोचता है कि इसकी कंडीशन मेरी जैसी कैसी हो सकती है और वो यहाँ पर सबसे बताता है कि हाँ मेरे दादाजी बीमार है जिनका इलाज विदेश में चल रहा है। यहाँ पर एनी भी ली फेंग की बातें सुनकर के काफी शॉक होती है और वो सोचती है कि इसकी कंडीशन मेरी जैसी सेम कैसे हो सकती है। यहाँ पर एक के बाद एक ऐसी बातें खुलती जाती है जिसको लेकर के ली फेंग काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। और ली फेंग जिस तरीके से उन सभी लोगों की बातों का जवाब दे रहा था, यहाँ पर एनी भी काफी कंफ्यूज होकर के उसे देख रही होती है क्योंकि उसकी सारी कंडीशन और बातें उसके साथ में मैच कर रही होती है। ये सब जान करके एनी की आंटी उससे काफी प्यार से बात करने लगती है और कहती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने इतने रिच पर्सन से शादी की है, अब जल्दी से अंदर चल के हमारे साथ डिनर करो। तभी मिंग उससे पूछती कि जहाँ तक मुझे याद है कि एनी के हस्बैंड का नाम चार्ल्स है पर तुम्हारा नाम तो ली फेंग है। चार्ल्स नाम सुनकर के तो ली फेंग शॉक्ड हो जाता है और वो एनी से पूछता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड का नाम चार्ल्स है। तो एनी उसे बताती है कि हाँ मैंने सर्टिफिकेट में तो यही नाम लिखा था। ये सुनकर के वो कहता है कि इसका मतलब तुम ही मेरी वाइफ हो। इतना कह करके वो उसे गले से लगा लेता है और उसकी ऐसी हरकत देख करके एनी सोचती कि लगता है कि नाटक करते करते बॉस कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लगे हैं, इसीलिए वो उससे कहती कि पर ऐसे नाटक कौन करता है, ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो ली फेंग कहता है कि अच्छा ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। जिस पर मिंग उससे कहती कि आपके रिएक्शन से मुझे लग नहीं रहा है कि आपका नाम चार्ल्स है, कि आप एनी जैसी बेशर्म लड़की के चक्कर में पड़े हैं। और वो एनी से कहती कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम शादीशुदा होकर के भी बाहरी मर्दों के साथ में चक्कर चला रही हो। इस बात पर उसका हस्बैंड उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मिस्टर ली फेंग है, इनके सामने इज्जत के साथ में बात करो। जिस पर मिंग कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये जाहिल लड़की मिस्टर ली फेंग के साथ में रहने के लायक नहीं है। जिस पर उसकी मदर भी उसे चुप कराने लगती है और कहती कि जरा अपनी जुबान से सोच समझ करके बकवास करो। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस का दूसरा नाम चार्ल्स है। ये सुनकर के मिंग की पूरी फैमिली ली फेंग के सामने बटर मक्खन लगाते हुए उससे माफी मांगने लगती है। तो ली फेंग कहता है कि जिसने अभी अभी मेरी वाइफ की इंसल्ट की, माफी तो उसे मांगनी चाहिए। ये सुनते ही उसका पति मिंग से उसे माफी मांगने के लिए कहता है और वो खुद भी उसके सामने माफी मांगने लगता है, जहाँ मिंग को भी उन दोनों से माफी मांगनी पड़ती है। एनी सोचती कि इससे पहले कि हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाए हमें यहाँ से निकलना चाहिए और वो कहती कि पति अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कह करके उसे पकड़ करके अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो उससे कहती कि अब बस भी करिए, अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा है। जिस पर ली फेंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा ही नाम चार्ल्स है। तो एनी कहती कि पर आप तो नाटक कर रहे थे ना, वैसे भी आपके नाटक करने की स्किल काफी कमाल की है। जिस पर ली फेंग उससे कहता है कि मेरा विश्वास करो कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिस पर एनी उससे कहती कि देखिए मिस्टर ली फेंग, मेरे हस्बैंड एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप बहुत बड़े लोग हैं, भला आप मेरे हस्बैंड कैसे हो सकते हैं। तो ली फेंग उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं इन 2 सालों में तुम्हें कभी भी देखने नहीं आया क्योंकि हमारी शादी बहुत जल्दीबाजी में करवाई गई थी, पर मैंने इस शादी को कभी भी तोड़ने की बात नहीं की थी। पर अब मैं तुम्हें लेकर के बहुत सीरियस हूँ। मैं इस बात के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी अपना बैकग्राउंड तुम्हें नहीं बताया क्योंकि दादाजी भी तुम्हें खोना नहीं चाहते थे और मुझे तुमसे बात करने का कोई भी मौका नहीं मिला। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो और मुझे एक मौका दो। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो एनी कहती कि तो फिर क्या। जिस पर ली फेंग कहता है कि मैं पहाड़ों पर जाकर के संन्यास ले लूंगा। तो एनी कहती कि ऐसा कभी सोचिएगा भी मत। इतने पर ली फेंग उसे गले से लगा लेता है, जिस पर एनी उससे कहती कि अब अगर आप मुझे छोड़ करके गए तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। तो ली फेंग उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगा। तभी एनी के पास में दादाजी की वीडियो कॉल आती है और वो उससे पूछती कि बताओ कि वो नालायक तुमसे मिलने आया भी या नहीं। जिस पर ली फेंग कहता है कि दादाजी मैं तो यहीं पर हूँ और मैंने आपकी बहू का दिल भी जीत लिया है। ये सुनकर के तो दादाजी खूब खुश हो जाते हैं और कहते कि अब जल्दी से मेरी पोते पोतियां देने की तैयारी में तुम दोनों लग जाओ क्योंकि तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए हैं, अब तो बच्चे भी होने चाहिए। ये सुनकर के वो दोनों काफी शर्मा जाते हैं। जिस पर ली फेंग कहता है कि ठीक है दादाजी, आपकी एक इच्छा भी जल्दी पूरी हो जाएगी। ये सुनकर के दादाजी फोन रख देते हैं, जिसके बाद ली फेंग से रहा नहीं जाता है और वो एनी को बहुत प्यार से किस करता है। जिसके बाद में वो उससे कहता है कि चलो फिर घर चल करके हम दादाजी के दिए गए मिशन को पूरा करते हैं। इतना कह करके वो उसे उठा करके अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ में इस ड्रामे के पर हैप्पी एंडिंग होती है।